कि आप कश्मीर के इस तनाज़े को किस तनाज़र में देखते हैं? देखें जी, अमजद भाई, कश्मीरीज जो हैं वो इस पूरे सिनारियो में सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस रीजन के 150 करोड़ लोग भी कश्मीर इशू की वजह से सफर कर रहे हैं इन वन वे और अदर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का सारा पैसा पाकिस्तान की फौज पे लग रहा है और फौज ने हमें एक ही धंधे पे लगाया हुआ है, कश्मीर। जबकि बेसिकली कश्मीर के महाराजा ने एक लीगल ट्रीटी साइन करके एक्सेशन कर लिया था इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर। और इस कब्जे को, इस अपने जाती फौज की मफाद की जो जंग है, इसको जारी रखने के लिए 150 करोड़ लोग इस रीजन के हर वक्त जंग के दहाने पे बैठे हुए हैं। तो कश्मीर इशू इफेक्ट करता है पूरी दुनिया को, रीजन को और कश्मीरियों को। तो ऑफ कोर्स मैं शुरू से इस हक में हूं कि स्टेटस को टूटना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि स्टेटस को रहे ताकि लोगों का हिसाब किताब, टेररिस्टों का हिसाब किताब चलता रहे, इनके ट्रेनिंग कैंप चलते रहे, इन्फिल्ट्रेशन हो, ये सब चीजें चलती रहें। लेकिन रीजन के पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वंस एंड फॉर ऑल कश्मीर जिसका है, यानी भारत का है, वो भारत में पूरा चला जाए, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन सब मिला के। तो आई थिंक दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन। दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन ऑफ कोर्स। मेरा ख्याल है कि जो अवाम है, जो जनता है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की, वो भी यही चाहती है कि अमन कायम हो, पीस हो, आपस में जो है वो एक दूसरे से लोग मिल सकें। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया वेरी राइटली कि महाराजा हरि सिंह जो थे, जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी महाराजा, उन्होंने भारत के साथ एक्सेशन जो है उसको, उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत इंक्लूडिंग पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान सब जो है वो भारत में शामिल किया था। और ये दस्तावेज जो है ये 26 अक्टूबर 1947 को इस पर दस्तखत किए गए थे। इसका पस मंजर जो है वो ये है कि 22 अक्टूबर सन 1947 को जो है वो पाकिस्तान ने 5 एंट्री पॉइंट से जम्मू कश्मीर की रियासत पर हमला किया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की, एक ऐसे वक्त में जबकि महाराजा के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन हुआ था, जिसमें उन्होंने वक्त मांगा था यह फैसला करने के लिए कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ इलाक करेंगे। खैर आगे चलते हैं। आरिफ भाई, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तानी फौज को कश्मीर की वादी में इतनी दहशतगर्दी फैलाने, इतने आतंकवादी भेजने की उनको क्या फायदा है इससे? देखें, पहली बात तो यह है कि तकसीम हिंदुस्तान पाकिस्तान या किसी और का फैसला नहीं था, ये सुपर पावर्स का फैसला था। दूसरी जंग अजीम के बाद जब हिंदुस्तान को आजाद करना था तो एक हिंदुस्तान किसी सूरत इन्होंने आजाद नहीं करना था, क्योंकि अगर एक हिंदुस्तान विदाउट एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज अगर आजाद होता तो दुनिया की सुपर पावर होती और इसका जो पोटेंशियल था वो देखते हुए ये तो फैसला तय था कि हिंदुस्तान को ना सिर्फ ये कि तकसीम करना है, बल्कि ये भी है कि कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज छोड़ के जाने हैं। पाकिस्तान की मर्सनरी फौज जो कि प्योर मर्सनरी की डेफिनेशन पर उतरती है, जिसने हमेशा पैसों के लिए, अपने मफादात के लिए किराए की, भाड़े की फौज मशहूर है। ये पाकिस्तान की फौज शुरू से अंग्रेजों और दीगर जो पावर्स थी, जिनकी डिजाइन्स थी ये पाकिस्तान, उनके इशारे पे यहाँ पे आतंक और ये चीजें चलानी थी। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि इंडिया को ऑक्यूपाई रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था, जो कि कश्मीर ही था। बाकी तो सारे मसले सेटल हो गए थे, जूनागढ़, हैदराबाद और सारी रियासतों के मसले हल हो गए थे सिवाय कश्मीर के। वो भी सोल्व हो गया था लीगली, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल एक इंडिया के साथ जंगी माहौल और ऐसा माहौल रखना था जिसमें इनकी एग्जिस्टेंस रहे। अब इंडिया तो अपनी आवाम को कहती है कि हमने मिलिट्री में इतना बजट इसलिए इजाफा किया है कि हमारा एक दुश्मन चाइना बैठा हुआ है, और दुनिया को पता है कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए रखी है फौज।
पाकिस्तान अपनी आवाम को कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई हमें इतनी बड़ी फौज और इतने बड़े बजट की जरूरत है, जब मुल्क में खाने को पैसा नहीं है, बच्चों को तालीम देने के लिए नहीं है, सेहत को हम दे नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते। बेसिक थिंग इज कि हम अपनी आवाम को पीने का साफ पानी तक नहीं दे सकते, लेकिन फौज को 5 स्टार रेसिडेंशियल कॉलोनीज बना के उनके ऊपर अपने बजट का लायंस शेयर उनके ऊपर स्पेंड करते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी इंडिया इतना बड़ा हमारा दुश्मन है। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल करता हूं कि मैं जब अपने माँ बाप के साथ रहता हूं, मेरे भाई बहन, हम एक फैमिली में रहते हैं, जब बड़ा होता हूं मैं, मेरी शादी होती है, तो मैं अपने वालिदैन से कहता हूं कि मुझे अलग घर लेके दो। जब वो मुझे अलग घर लेके देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने अलग घर से अब अपने वालिदैन के घर के ऊपर दुश्मनियां करूं और रोज गुंडे मवाली भेजूं कहां पे उनको तंग करो। पाकिस्तान ने यह हरकत की है कि जब हिंदुस्तान ने शराफत से, हिंदुस्तान की लीडरशिप ने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान और बोला कि ये लीजिए आपका पाकिस्तान, आप रहें इधर सुकून से, तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस जो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वो तरक्की करते, और जिस मकसद के लिए वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि मुसलमान वहां पे सुकून से रह सकें और तरक्की कर सकें, वो मकसद पूरा करते, ना कि फौज कशी कर दी पहले आपने कश्मीर के ऊपर, फिर आप ऑपरेशन जिब्राल्टर करके मुसलसल 65 की जंग, 71 की जंग, आप हिंदुस्तान के साथ एक जंगी माहौल इसलिए रखते हैं कि आप अपनी आवाम को जस्टिफाई कर सकें कि हाँ जी हमें इतनी बड़े आर्मी की इसलिए जरूरत है कि इतना बड़ा दहशतगर्द कंट्री इंडिया हमारा दुश्मन है। ये बचपन से हमारे जहनों में भी डाला जाता है। और कश्मीर इज द बेसिक पॉइंट। अगर कश्मीर का मसला हल हो गया तो पाकिस्तान के पास फिर जवाब क्या रह जाएगा? तो ये कश्मीर का इशू स्टेटस को पे रखना पाकिस्तान आर्मी की मजबूरी है। तो इसका मतलब ये है कि यही वजह है कि हम जो सो कॉल्ड जहादी तहरीक है उसको हम वादी कश्मीर से बाहर हम देखें तो हमें नजर नहीं आती। मसलन हमें वो लद्दाख में नजर नहीं आती, हमें जम्मू में नजर नहीं आती, गिलगित बल्तिस्तान जो कि खुद पाकिस्तान की कॉलोनी है वहां नजर नहीं आती। सो मच सो कि जिसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, जो बेसिकली वेस्ट जम्मू का कब्जा शुदा इलाका है पाकिस्तान के पास, वहां पे भी हमें नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि वेस्ट जम्मू जो है आजाद कश्मीर, वहां पे बेशुमार जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स दहशतगर्दों के जरूर मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी एक खबर आई थी कि पाकिस्तान में जो बंकर्स बने हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, वहां पे ना बिजली है, ना टॉयलेट्स हैं, ना उनके अंदर पानी होता है, और कई कई घंटे मुसलसल जो है वो लोगों को वहां पे रखा जाता है, और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान बमबारी कर रहा है। लेकिन मेरी अपनी तहकीक ये कहती है कि हिंदुस्तान ने आज तक कभी भी पाकिस्तान पर बमबारी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान बमबारी करता है उनके देहातों पर, और उसके जवाब में ये फायरिंग होती है। इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें प्लीज। देखिए, हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जब किसी आर्मी जनरल की एक्सटेंशन का टाइम हो, जब फेडरल बजट का टाइम हो, जब भी आर्मी के ऊपर कोई क्रिटिकल मोमेंट आता है तो वो एलओसी पे छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। उससे क्या है कि एक माहौल बन जाता है कि सबको आर्मी की जरूरत है। देखो आर्मी अब बाजवा साहब के एक्सटेंशन पे इन्होंने एलओसी पे मुसलसल बमबारी जारी रखी, सिर्फ इसलिए कि जस्टिफाई करना था कि इस सिनारियो में हम नए आर्मी चीफ को कैसे ले आए। अब अभी जो चल रहा है एलओसी पे पिछले 1-1.5 महीने से, तो वो इसलिए कि बजट आ रहा था जून में, तो पहले इन्होंने बजट को पास कराना था, उससे निकले। पाकिस्तान में आफ्टर वन क्राइसिस आते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने का आसान हल है कि आवाम को मामू बनाओ। आवाम को मामू कैसे बनाओ? देखो इंडिया ने हमला कर दिया, देखो इंडिया एलओसी पे फायरिंग कर रहा है। यहां पे एक मसला है। मसला ये है कि जो डिप्लोमेटिक लेवल है, ये प्रोपेगेंडा जो वार है, इसमें मैं देखता हूं कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा वारफेयर बहुत जबरदस्त है। दुनिया भर में ये इंडिया के खिलाफ एक नेगेटिव मूवमेंट चलाई हुई है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ये वो, जबकि जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की सिचुएशन है बेड़ा गर्क है आवाम का। लेकिन
उसके बारे में आप दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पे या एजेंसीज में आप नहीं देखेंगे, रोज पाकिस्तान में कोई ना कोई टेररिज्म का वाकया होता है। आज पारा चिनार में बम धमाका हुआ है, दर्जनों लोग मारे गए। ये अपने मुल्क में अपनी आवाम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पंजाब को छोड़ के सिंध इंक्लूडिंग कराची, बलोचिस्तान, केपीके टोटल फौज के कब्जे में है। टोटल फौज का कोर कमांडर चला रहा है। वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट भी बाजवा चला रहा है, ये सबको पता है। तो ये जो छेड़छाड़ है ना, ये पाकिस्तान आर्मी की मजबूरी है। ये होता है ना कि किसी खुराक खिलानी पड़ती है, तो ये आवाम को खिलानी पड़ती है कि देखो इंडिया हमला कर रहा है। अब किसको पता कि एलओसी पे हो क्या रहा है? आम आदमी तो जाके नहीं देख रहा कि एलओसी पे हमला कौन कर रहा है। लेकिन बॉटम लाइन ये आती है कि पाकिस्तान एक प्रोवोकेटिव अटैक करता है इंडिया की फोर्सेस के ऊपर, इंडिया के कैंप के ऊपर। दूसरा एक और चीज है जो एलओसी पे आपको रोज कुछ ना कुछ नजर आता है। इसकी वजह यह है कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था लास्ट ईयर, तो कुछ अरसे के लिए जो सख्तियां की गई थी, लीडरशिप को कैद कर लिया था, इंटरनेट बंद था, तो कश्मीर में कहीं कुछ नहीं हो रहा था। ना इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, ना टेररिज्म हो रही थी। अब रोज एक वाक्य की खबर आ रही है कि आज शोपुर में मुकाबला हो रहा है, आज फला जगह पे आर्मी के ऊपर अटैक किया है, कन्वॉय पे फला जगह पे हमला हुआ है। ये मुसलसल जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये भी एक वजह है कि ये आपकी बात वजह है। लेकिन देखें ना, आप जो बता रहे हैं ये वाकयात इनफरादी वाकयात हैं। यानी कि हम नहीं देखते कि जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो है वो खून के दरिया बह जाएंगे वादी में, खुदा न खास्ता, ऐसा कोई वाकया नहीं है। वहां कोई मास मूवमेंट नहीं है। और हड़तालें भी जो होती रही हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने पर, उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो बेचारे दुकानदार जो है वादी के, श्रीनगर के और शोपियां के और बाकी इलाकों के, वो मजबूरन दुकानें बंद कर देते थे कि अगर नहीं की तो कल को मिलिटेंट्स हमें आके तंग करेंगे। तो आप ये देखें, दूसरी तरफ आप देखें कि आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं POJK जो है, वहां पे मुसलसल लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज भी वहां पे 3 मुजाहरे हुए हैं, एक रावला कोट में, मीरपुर में, इस तरह से। और वहां पे 10 दिन हो गए हजीरा में स्ट्राइक चल रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी, कि उनको तनख्वाहें नहीं मिली, उनको पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे। इसी तरह 19 तारीख को रावला कोट में जब जुलूस निकाला वहां के स्टूडेंट्स ने, पाकिस्तान के इल्हाक के डॉक्यूमेंट को उन्होंने बाकायदा आग लगाई, उसकी वीडियोस बना के उन्होंने वायरल की कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक को नहीं मानते। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आजाद कश्मीर में है, उन्होंने अपने कहते हैं कि लोग भेजे वहां और उन्होंने वहां मार कुटाई की और बहुत सारे जो है जो कर रहे थे मुजाहरा, उनको जख्मी किया। तो यहाँ पे तो हमें नजर आता है कि लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं और लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पे उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन अगर कश्मीर की वादी में एक हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द जाके फायर मार आता है किसी सिपाही को, तो वो एक नेशनल न्यूज बन जाती है। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये डिप्लोमेटिक और प्रोपेगेंडा वारफेयर में इंडिया, आई डोंट नो हाउ, लेकिन बहुत ही पीछे है। आपको एक याद होगा, वाकया हुआ था कि जब भारतीय सेना के कन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था रिसेंटली, और एक आदमी मर गया था और उसके सीने पे इसका बच्चा बैठा हुआ था, उसका नवासा बैठा हुआ था। ये प्योर टेररिज्म का वाकया था और टेररिस्टों की फायरिंग से वो आदमी मरा था। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया था वो ये क्या था कि इंडियन आर्मी की फायरिंग से देखो इंडिया मार रही है कश्मीरों को, ये वो। तो मैं कहता हूं कि ये आपने जो सवाल किया ना कि पाकिस्तान में जो POK के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये चीजें, ये वाकई इंडिया नहीं कर रहा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बलोचिस्तान में एक आग और खून का दरिया है, एक जेनोसाइड हो रहा है 1970 से, लेकिन इंडिया एज ए रीजनल सुपर पावर अभी तक उसको ऑन नहीं कर रहे। जैसे पाकिस्तान कश्मीर का एक नाजायज इशू है, उसके पीछे पूरी फोर्स लगा दी है और धड़ल्ले से रोज एक इमरान की ट्वीट आती है, बाजवा की आती है, सबकी, कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। इंडिया को अब
अग्रेसिव होना पड़ेगा। अग्रेसिव से मतलब मैं नहीं कह रहा कि फौज लेके आप चढ़ाई कर दें, डिप्लोमेटिक की बात हो रही है, प्रोपेगेंडा वारफेयर में और चीजों में। अब वो दौर आ गया है कि इंडिया को देखें, पूरे दुनिया की भी आप बात देखें, पोम्पियो साहब को ले लें, ट्रंप साहब को ले लें, यूरोप के लीडर्स को ले लें, वो बार बार इंडिया को कह रहे हैं कि आप सही जा रहे हैं चाइना के मामले पे, आप एक पोटेंशियल सुपर पावर है एंड एक्ट लाइक ए सुपर पावर। ठीक है, हमारी परंपरा रही है हिंदुस्तान की कि हम अग्रेसिव नहीं होते, अहिंसा पे बिलीव करते हैं और हम कभी इन्वेड नहीं करते। तो मैं इन्वेड करने की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन सिक्योरिटी के लिए फॉर योर ओन पीपल आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली अग्रेसिव होना जरूरी है। पाकिस्तान का हम ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप कह रहे हैं, मैं बार बार दूसरी दफा आपने ये जिक्र किया है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक फ्रंट शायद थोड़ा सा वीक है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो ये तो कोई आज से वीक नहीं है ना, ये तो जब से कब्जा किया है पाकिस्तान ने इस रियासत के ऊपर, उस वक्त से ही ये कुछ डावाडोल पॉलिसी रही है भारत की जानिब से। तो इसको अब बीजेपी ने आके सख्त एक्शन लिए हैं, वहां पे सख्ती की है, एब्रोगेट किया है 370 को, कश्मीर को आजाद किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई जो उस वक्त की हुकूमतें थी उनका कोई इसमें कंप्लिसेंसी थी, यानी कि वो नहीं चाहते होंगे कि इसको ज्यादा उछाला जाए? अब कोई इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन है कि क्योंकि पहली गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया और शिमला मुआहदा कर लिया, सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, यानी कि देखें ना कितना जुल्म किया इन्होंने। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें हमारे। आप पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर चुके हैं, आपको पता है कि वहां पे एक जमीयत है जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग, जिसकी दहशतगर्दी, जिसका कंट्रोल, हालांकि पॉलिटिकली जमात इस्लामी किसी इलेक्शन में 2 से 3 सीटों से ज्यादा पूरे पाकिस्तान से नहीं ले सकती, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जमात इस्लामी का शुरू से होल्ड रहा है। ये पाकिस्तान आर्मी की नजरियाती जमात है और इसमें से, इसके कैडर में से जो लोग निकलते हैं वो जर्नलिज्म में, फॉरेन सर्विस में और उसमें जाते हैं, और पाकिस्तान की बेसिक फॉरेन पॉलिसी जमात इस्लामी बनाती है। इंडिया में बदकिस्मती ये रही कि 1947 के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री चली गई मौलाना आजाद के पास। ये पर्पसफुली उस वक्त की लीडरशिप ने ये चीज हासिल की और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इंडिया की जनता को, बच्चों को जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो आज आवाम इंडिया की सवाल कर रही है कि हम क्या पढ़ते रहे, कि क्या इंडिया में मुगल एम्पायर ही थी, मौर्य एम्पायर नहीं थी, मराठा एम्पायर नहीं थी, उनके रिफॉर्म्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कितने बड़े चीजें, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। मैं 95 में पहली बार जिनीवा गया यूनाइटेड नेशंस के सेशन अटेंड करने। जब भी मैं वहां जाता, किसी इंडियन डेलीगेट से, एनजीओ के डेलीगेट होते हैं दूसरे जो आते हैं, उनसे मुलाकात हो, कहां से हैं जी? जी मैं प्रोफेसर हूं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जी मैं प्रोफेसर हूं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जी मैं प्रोफेसर हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर आते थे हिंदुस्तान का मुकदमा लड़ने यूनाइटेड नेशंस में। तो वाकई जो कमजोरी है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो पिछली गवर्नमेंट्स ने जहां पे एक अपीजमेंट की पॉलिसी चलाई। एक लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि फादर ऑफ इंडियन नेशन एक तरह से हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और वो लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे। वो शेरवानी पहन के चलते थे, किसको खुश करने के लिए? भाई अगर आप इंडियन सेक्युलर हैं तो आपको किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए आप एक शेरवानी पहन रहे हैं। एक साहब थे वीपी सिंह, ये प्राइम मिनिस्टर होते थे जब कश्मीर से जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का, मेरा ख्याल है ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, ये जिन्हें टोपी लगा के चलाते थे। तो ये तो पिछली भारत की सरकारें थी जिन्होंने भारत का जो ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट है वो सरेंडर किया एक ब्लैकमेलिंग पावर को। देखें, सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान का मोस्ट इंपोर्टेंट एब्जेक्ट है। फराग गोरखपुरी कह गए हैं कि सरजमीन हिंद पे अजल से ही फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये हिंदुस्तान की ब्यूटी डाइवर्सिटी में है, मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है,
सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि आप हमेशा एक कम्युनिटी से ब्लैकमेल होते रहें, उनको आप खुश करने के लिए सब चीजें करते रहें। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये बड़ा मसला रहा है, और हम देख के हैरान होते थे कि वो जो प्रोफेसर साहब आते थे, वो कश्मीर, पाकिस्तान के जो कश्मीर से जो लोग आते थे और ISI बैक्ड लोग होते थे, इनके साथ बैठ के कॉफी चाय पीते थे और गप्पे शप्पे लगाते थे। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने के इंडक्टेड लोग इतने हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट को आज 6 साल होने को आए, लेकिन अभी भी वो ओवरहॉल नहीं कर सके। जैसा कि आपने देखा कि मलाला यूसुफजई की तस्वीरें आ गई इनकी प्राइमरी टेक्स्ट बुक्स में, और अपने बच्चों को वो मलाला से इंस्पायर करवा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या 5000 साल की हिंदुस्तान की तारीख में इनको कोई इंडियन लड़की नहीं मिली? तो आज भी ये चीजें, मैंने साहब से पूछा कि अब भी ये हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में, तो आप किससे शिकवा करें? तो बोले भाई वो पूरा 50 साल का एक इन्फ्लक्स है जो पूरी ब्यूरोक्रेसी में, फॉरेन सर्विस में हर जगह मौजूद है ना। अब आस्ते आस्ते चीजें चेंज हो रही हैं, इट विल टेक टाइम। तो है बड़े मसले, लेकिन करंट गवर्नमेंट से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, और खास तौर पे ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा स्पीड कम हो गई, वरना जिस हिसाब से लास्ट ईयर ट्रिपल तलाक, अयोध्या और दीगर इश्यूज चल रहे थे, तो अगर कोरोना ना आता तो 2-3 और इश्यू भी सॉल्व हो जाते। हिस्टोरिकल ब्लंडर ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि करंट गवर्नमेंट कर रही है। एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड लीडरशिप इस वक्त मौजूद है हिंदुस्तान में, एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लीडरशिप मौजूद है हिंदुस्तान में। यही हमारा हौसला है, यही हमारी बढ़ोतरी है, और इसी से हम जो है अपनी ताकत लेते हैं, और इसी से हम अपनी सिमत लेते हैं कि इस वक्त पहली दफा हिंदुस्तान की तारीख में, मुगलों के बाद पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई है जो हिंदुस्तान की धरती की अपनी हुकूमत है, जो हिंदुस्तानियों की हुकूमत है, गवर्नमेंट बाय द हिंदुस्तानीज फॉर द हिंदुस्तानीज। मुझे ये बताइए कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान CPAC में आ गया है, और गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां पे पाकिस्तान की फौज जो है वो इस वक्त हर 25 गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों पर एक सिपाही तैनात है। अभी इतला आई है कि वहां पे इमरान खान गए थे तो इफ्तिताह करने दयामिर बादशाह डैम का, तो उन्होंने सैंक्शन किया है 120 फौजी प्लाटून्स सिर्फ दयामिर जिले के अंदर जो है तैनात की जाएंगी, और ये अमल दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। तो क्या ये जो चाइना है, पाकिस्तान इसके साथ मिलके जो हिंदुस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान है इसको हड़प करने के चक्कर में है? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हिंदुस्तान ने जो डेमोग्राफी चेंज की लास्ट ईयर, जब उसको पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से हटा के पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ शामिल किया, जहां तक मैं समझता हूं, उससे मैंने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें या कल्चरली देखें तो लद्दाख, तिब्बत और गिलगित बल्तिस्तान ये एक ही बेल्ट नजर आता है। कश्मीरी शायद इस पे इतने खुश नहीं है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान से अलग होने पे खुशी नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस पे मेजॉरिटी खुश हैं। जहां तक आपने सवाल किया कि चाइना का इसमें क्या इंटेंशंस हैं, तो देखें, चाइना एक इंपीरियलिस्टिक फोर्स है। बल्कि मैं चाइना नहीं कहूंगा, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, सारे खराब लोग नहीं है, और सबसे बड़ी बात सारे चाइनीज भी नहीं है, क्योंकि चाइना ने भी सोवियत यूनियन की तरह कई रियासतों पे कब्जा किया हुआ है, जो कि कम्युनिज्म के फॉल के साथ फिर वही होगा जो सोवियत यूनियन का हुआ है। क्योंकि चाइना ने तिब्बत, उगर, हांगकांग, मकाओ, अक्साई चीन और कई कम्युनिटीज पे कब्जा किया हुआ है। तो चाइना की तो इंटेंशन इंपीरियलिस्टिक है। शुरू से उसकी नजर यह है कि तिब्बत मैंने ले लिया है, गिलगित बल्तिस्तान भी मैं ले लूं, लद्दाख भी मैं ले लूं, तो मेरा वो जो कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा, जैसा होता है ना। तो गिलगित बल्तिस्तान लेने में उसको मुश्किल नहीं आई, क्योंकि एक तो होता है कि मुझे फलां साहब की बेटी पसंद आई, मैंने कहा जी मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, तो वो प्यार मोहब्बत से मेरे शादी अपनी बेटी से कर देता है, या मैं जोर जबरदस्ती करूं। चाइना लद्दाख में जोर जबरदस्ती कर रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में प्यार मोहब्बत से हासिल कर लिया है। जैसे ग्वादर भी
सोवियत यूनियन ट्राई करता रहा कितना पाकिस्तान को कि ग्वादर दे दो, पाकिस्तान ने ग्वादर नहीं दिया। चाइना ने मोहब्बत से प्यार से आके हासिल कर लिया। तो गिलगित बल्तिस्तान सॉरी टू से इस वक्त टोटल चाइनीज पंजाबी ऑक्यूपेशन में है। मेरी इतलात ये है कि वहां पे पंजाबी फोर्सेस जो हैं वो चाइनीज कमांडर्स के अंडर में काम कर रही हैं, अंडर में इन ए सेंस कि उनसे इंस्ट्रक्शंस लेती हैं किसको उठाना है, कौन सा रास्ता बंद करना है, कहां पे क्या। एक तो होता है कोऑर्डिनेशन में, यानी पाकिस्तानी फौज जो है वो इस वक्त चाइना के अंडर कंट्रोल और अंडर कमांड चल रही है। अगर हम पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है उसका कंपैरिजन करें जो इंडिया की यूनियन टेरिटरी में है जो जम्मू कश्मीर, तो वो आप जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। देखें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो जब आप एलओसी पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको दो अलग अलग ही कश्मीर मिलेंगे। एक तरफ जंगलात का सफाया हो चुका है, पूरे दरख्त काट के बेच के खा गए हैं पाकिस्तान वाले। इंडिया में प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हुआ है। कश्मीर की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है सेब, उसकी प्रिजर्वेशन का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो दोनों कश्मीरों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। देखें जीडीपी जम्मू एंड कश्मीर का $19 बिलियन, पीओके का $7 बिलियन। छोटी छोटी बात ले लें, मेडिकल कॉलेज 18 हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पीओके में 3 है, गिलगित बल्तिस्तान मिला के। रेलवे स्टेशन है ही नहीं कोई पीओके में, वहां 28 हैं। एयरपोर्ट 4 हैं, यहां पे 2 हैं नॉन फंक्शनल। इस तरह आप चले जाएं पूरे डिटेल्स में तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कोई कंपैरिजन नहीं। दुनिया का हाईएस्ट हाईवे बन रहा है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बन रहे हैं, यहां पे एक सड़क सही ढंग की नहीं है। दूसरी बात करें लिबर्टी की, फ्रीडम की, तो इल्हाक के पाकिस्तान को के हलफ के बगैर, के औद के बगैर आप तो पीओके की असेंबली का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। इनकी तो आजादी पाकिस्तान में इतनी है सिविल लिबर्टी कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक 17-18 ग्रेड का कश्मीर ऑफिसर ब्यूरोक्रेट वो कश्मीर के पीएम का बाजा बजा सकता है किसी वक्त भी। ये इनकी सिविल लिबर्टीज हैं। ये प्रोटेस्ट करने तक की इनको इजाजत नहीं। जबकि ईरान का एक कमांडर मर जाता है तो आपके इंडिया के कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है, हजारों आदमी निकल पड़ते हैं। उस वक्त दुनिया ये सवाल करने पे मजबूर हो गई कि कश्मीर में तो पाबंदियां लगाई हुई है मोदी सरकार ने, लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं, तो ये 25,000 आदमी या 10,000 आदमी कैसे जमा हो गया। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में और एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के कश्मीर में। वहां सिविल लिबर्टीज हैं, वहां पे इंडियन आदमी फेक प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि कश्मीर को ये करो वो करो। कश्मीर के लिए इंडिया में सैन वॉइसेस, इनसैन वॉइसेस सब उठती हैं। पाकिस्तान में तो कश्मीरियों के गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप या तो भगा दी गई है मुल्क से या जेल में है, जैसे बाबा जान गिलगित बल्तिस्तान के जेल में है। आप ये देखें कि जिनीवा को अगर बैरोमीटर बनाए, वहां पे पीओके से जो कश्मीरी आता है वो इंडिया के खिलाफ तकरीरें करता है आईएसआई के बैक पे और फिर वापस मजे से जाता है इस्लामाबाद। लेकिन वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के ऑपरेशन और पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के खिलाफ आवाज उठाता है वो नहीं जा सकता वापस अपने घर मीरपुर, रावलाकोट या पीओके के इलाके में। जबकि इंडिया से भी कुछ लोग आते हैं कश्मीर पे, वो भी इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मजे से फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली और इंडिया में मजे से रह रहा होता है, उनको कोई नहीं पकड़ता। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन कश्मीर ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि सिर्फ उस सूरत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है अगर वो आर्मी ने करना हो। जैसे अब गिलगित बल्तिस्तान में आर्मी ने अपना गोल्फ कोर्स बनाया है, तो वो भी लैंड ग्रैबिंग के जरिए, या फिर सकर्दू का एयरपोर्ट जो है वो चाइनीज को इन्होंने दे दिया है ताकि उसको डेवलप करें मिलिट्री बेस के लिए, तो उसके अलावा आवाम के लिए कुछ नहीं। देखिए हमारी औरतें आज भी जो है
वो सरों पर घड़े रखकर जो है वो पानी लेके आती है, मीलों पैदल जाके। हैं जी, हमारे जो है स्कूलों का निज़ाम वहाँ पे बहुत खराब है। हॉस्पिटल्स हैं तो इमारत है तो बेड नहीं है, और अगर बेड हैं तो डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। अभी पूरे जो पीओजे है वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कोरोना वायरस का उसका मुकाबला करने का। और लोग दरिया जेलम क्रॉस करके पंजाब से जो है वो आ रहे हैं पीओजे के, और उनका कोई रोक टोक नहीं है। मंगला झील में से वो कश्ती के जरिए आ रहे हैं, लेकिन कोई उनका टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारे मसाइल है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं बहुत सोचता हूँ इस पे, कि हमारे जो पीओजेके के लोग हैं वो एक हतमी बगावत क्यों नहीं करते इस पाकिस्तानी जबर के खिलाफ और इस पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ एक हतमी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। इसमें कितना किरदार है अवाम को सुलाने में, जो जम्मू कश्मीर पीओजेके की जो सियासी पार्टियां हैं उनका। देखें, ये तो मोरलेस पूरे पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मोतीउल्लाह जान खाली इतना सवाल करता है कि जनरल आसिम बाजवा, एक रिटायर्ड जनरल के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां और ज़रई जमीन, एग्रीकल्चर लैंड है, रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और उनको इतना अंडर वैल्यू किया है कि 25-25 गुना कम प्राइसेस दिखाई गई हैं। जैसे 30 लाख अपनी गाड़ी की कीमत दिखाई है, टोयोटा वाले चीख रहे हैं कि हमारी मार्केट खराब नहीं करो, 3 करोड़ की गाड़ी है। उस पर खाली मोतीउल्लाह जान, एक जर्नलिस्ट ने सवाल कर लिया कि आसिम बाजवा के पास इतना कैसा पैसे आया, उठा के ले गए धड़ल्ले से इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कैपिटल में, दिन दिहाड़े उठा के ले गए। तो ये पाकिस्तान का पूरे का हाल है, खाली पीओके का हाल नहीं है। जियाउल हक के जमाने से एक नेशन बिल्डिंग शुरू हुई है, वो शीप नेशन बनाई गई है। उनको शुरू से बच्चे के जहनों में, मदरसों में और इवन स्कूलों में हिंदू दुश्मनी, इंडिया से नफरत, हिंदू से नफरत, गैर मुस्लिम से नफरत, पाकिस्तान और इस्लाम खतरे में है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिशें कर रही है, इस्लाम को पूरी दुनिया पे नाफिज करना है, इस टाइप की एक नेशन एक दिन में तैयार नहीं हुई, 40 साल लगे हैं। जियाउल हक के जमाने से ऐसे ऐसे स्कॉलर्स आए, पूरा सिलेबस चेंज हुआ, एक ऐसी तालीम दी गई है कि हर पाकिस्तानी इग्नोरेंट है, और उसके दिल में ये बिठा दिया गया है कि ये पाकिस्तान की फौज है जिसकी वजह से तुम लोग जिंदा हो। अगर ये फौज ना होती तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का दुश्मन है और तुमको हड़प कर जाते। जबकि मैं ये कहता हूं कि अगर ये फौज ना होती तो शायद एशिया का टाइगर होता पाकिस्तान, और इतनी तरक्की करता, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया का पोटेंशियल, पाकिस्तान भी तो इंडिया का हिस्सा था ना, तो पोटेंशियल तो था इस स्किल्ड लेबर में, लेकिन उनको लगा दिया गया टेररिज्म की तरफ और ऐसे पुठे कामों की तरफ, जिससे पाकिस्तान भी बर्बाद हो रहा है और हिंदुस्तान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन आर्मी के जनरल्स की प्रॉपर्टियां आपको कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह कॉलोनीज मिलेंगी, क्योंकि इन लोगों ने एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है, पाकिस्तान को कमजोर किया है। तो पीओके क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं से आवाज नहीं उठ रही, मूवमेंट नहीं चल रही? तो ये जो पाकिस्तानी फौजी जर्नलों की आप बात करते हैं, तो क्या पाकिस्तानी फौजी सिपाही जो हैं या लोअर रैंक्स के जो हैं, जो ऑफिसर क्लास में नहीं आते, उनके पास भी प्लॉट्स हैं और उनकी भी जायदादें हैं और उनके पास भी जो है 3-3 करोड़ की गाड़ियां हैं? देखें जी, एक आम कैप्टन और ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं ना, वो भी बिलियनर है। आज ही मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि दुनिया के रिचेस्ट जनरल हैं वो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, तो उनके पास भी हैं। इनकी आप एक मिसाल ले लें कि जिसने ओसामा बिन लादेन को पकड़ाया था, जिसकी मुखबरी पे, वो एक मेरा ख्याल है कर्नल था। कर्नल इज नॉट ए बिग डील, एक था, $50 मिलियन तो इसको खाली वो मुखबरी के मिले। अब वो लास वेगास में 5 स्टार लाइफ गुजार रहा है, उसके आप तरले देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। गद्दार है, क्योंकि मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करते हैं ये जनरल। तो खाली जनरल नहीं, अब तो मैं इस बात पे कहूंगा कि आज के सोशल मीडिया दौर में कोई ये एक्सक्यूज नहीं करता कि मुझे नहीं पता। पाकिस्तान का एक फौजी जवान
कहते हैं ना, जवान तो जज्बा शहादत से सरशार होता है, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के फौजी जवान भी गद्दार हैं, क्योंकि वो एक इलीगल एक्ट को सपोर्ट करते हैं। उनके जनरल इनसे जुल्म कराते हैं अपनी आवाम के ऊपर, बलोचों के ऊपर, मुहाजिरों के ऊपर, सिंधियों के ऊपर, पख्तूनों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर, और ये करते हैं। उसका ये जवाब नहीं दे सकते कि हमारी फौज का एक कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अरे इंसानों के बका के लिए होते हैं सारे काम। ये आर्मी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाई गई है ना। तो एक फौजी जवान को जब ये ऑर्डर किया जाता है कि मोतीउल्लाह जहां को उठाओ, तो वो फौजी जवान कहे कि क्यों उठाऊं, उसने एक जायज सवाल किया है। तो मसला ये है कि फौज का खाली जनरल खराब नहीं है, नीचे के फौजी भी खराब हैं। मैं पिछले साल तक यही कहता रहा कि नहीं, बेचारा जवान तो अपने जज्बा शहादत से, अबे जज्बा शहादत नहीं है, ये जुर्म कर रहे हैं, ये अपनी आवाम के कत्लेआम कर रहे हैं। ये गासिब और मुतासिब और एक एक्सप्रेशनिस्ट फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। इनको नहीं करना चाहिए। आखिर को इन्होंने हलफ लिया है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए। ये कैसी हिफाजत है जिसमें 1 लाख से ज्यादा तो खाली बलोच मार दिए हैं, 25,000 मुहाजिर मार दिया आपने, 1 लाख से ज्यादा आपने पख्तून मार दिए, 1 मिलियन से ज्यादा आपने बंगाली मार दिए। ये कैसा आपका उम्मा का चूरन है जिसके तहत आप कहते हैं इस्लाम, मुसलमान भाई भाई। जितना मुसलमान इस पंजाबी आर्मी ने मारा है किसी ने नहीं मारा। फलस्तीन में जिया-उल हक की कयादत में 1967 में जॉर्डन में कत्लेआम किया था कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने इतने फलस्तीनी नहीं मारे जितने 2 हफ्ते में जिया-उल हक ने मार दिए। अंग्रेजों को खाना काबा पे गोली चलाने के लिए दुनिया की तमाम आर्मी ने मना कर दिया। ये पंजाबी फौज गई थी वहां पे, भाड़े की फौज। इनका फौजी एक एक जवान भी शरीक जुर्म है। ये तो बहुत बड़ा आपने आज बयान दे दिया है कि एक एक पाकिस्तानी फौजी जो है वो अपने जर्नैलों के जुर्म में शरीक जुर्म है। तो मैं आपकी तवज्जो अब दिलाना चाहता हूं उन फौजियों की तरफ जो POJK में है, यानी आज़ाद कश्मीर में। देखें, मैंने आज सुबह, कल भी मैंने इस पे प्रोग्राम किया था कि वहां पे जो बंकर्स बने हैं, अभी 400 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बंकर्स हैं 0 to 6 किलोमीटर के फासले में, वहां पे बंकर्स, मॉडर्न बंकर्स बनाने के लिए 400 करोड़ रुपीस उन्होंने दिए हैं। और इन बंकर्स में बिजली भी होगी और इनमें टॉयलेट्स होंगे, रेस्ट रूम होंगे, बेडरूम होंगे और प्रॉपर जो है वो किचन होंगे, ये सारा कुछ होगा। तो ये बन रहे हैं बहुत सारे बंकर्स में, 16,000 बंकर्स। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की साइड पे जो बंकर्स बने हैं वो सीमेंट कंक्रीट के बंकर्स हैं, उनमें बिजली नहीं है, बारिश होती है तो पानी नीचे 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है उनमें। तो हमारी जो औरतें हैं जब वो बंकरों में जाती हैं तो वहां अंधेरा होता है, तो जो उनके साथ सिपाही होते हैं जो बैठते हैं वो उनको छेड़ते हैं, उनको छूते हैं क्योंकि कोई देख नहीं सकता, और उनके साथ सेक्सुअली उनको मोलेस्ट करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये तक कहा है औरतों ने कि ये हमें कहते हैं कि हम तुम्हें बंकर में तब बैठने देंगे कि तुम हमें सेक्सुअल फेवर्स दो दिन के टाइम, तो हम तुम्हें फिर जो है वो बंकर में बैठना देंगे। लिहाजा वो वेस्ट जम्मू की औरतों ने फैसला किया कि हम अब बंकर में नहीं जाएंगी, चाहे हमें बम लगे, चाहे जो भी लगे, मर जाए हम घर में ही रहेंगी, हमने बंकरों में नहीं जाना। तो ये तजाद हमें नजर आ रहा है, इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालें प्लीज। देखें, ये भी पाकिस्तान की फौज है ना, इसकी तरबियत ही इस किस्म की हुई है। मुझे याद है कि जनरल नियाजी, जिन्होंने हिस्टोरिकल काम किया था, 93,000 बुजदिल भगोड़े फौजियों ने जब हथियार डाले थे तो उनकी कमान जनरल नियाजी कर रहा था। तो जब बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की पंजाबी फौज जुल्म ढा रही थी, तो ये जो जनरल नियाजी है, ये जब बैरक में आता था तो सवाल करता था, हाँ जवान, तुम्हारा आज कितना स्कोर रहा? स्कोर से मुराद इसका होता था कि आज कितने रेप किए तुमने। और ये उन औरतों के लिए कह रहा था जो पाकिस्तानी थी, जो मुसलमान थी। बंगाली ईस्ट पाकिस्तान की औरतें भी पाकिस्तान थी, मुसलमान थी। उससे सवाल किया एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने जनरल नियाजी से
क्या आपके यहाँ पाकिस्तानी फौजी रेप कर रहे हैं, मास रेप हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं? तो उसने कहा तो आप क्या समझते हैं, एक फौजी जो यहाँ पर लड़ने आया है वो अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या जेलम जाएगा? ये इनका माइंडसेट है। ये हमने 71 में देखा था, ये हमने 1948 में, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में अमजद भाई बताया था कि किस तरह आपके 1947 में 1948 में जो पीओजेके पे हमला हुआ था, कबायलियों ने 2-2 रुपए में, आपने बताया था कि औरतों को बेचा गया था। ये इनका है। ये जालिम लोग अपने इस तरह के मकरू काम के आदी हैं। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई जब आपने मुझे बताया कि बंकरों में ये औरतों के साथ क्या करते हैं। ये जाहिल जालिम दरिंदे हैं, इनसे आप कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बलोचिस्तान की डॉक्टर शाजिया याद होगी, एक कैप्टन ने उसका रेप किया था और मुशर्रफ ने उसको बचाया था और आखिर तक उसको बचा के रखा। डॉक्टर शाजिया को पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, रेप किया था उसका। मुख्तारा माई का केस किसी को याद नहीं है क्या? उसका गैंग रेप हुआ था और जब मुशर्रफ से सवाल किया तो उसने कहा कि हाँ, ये औरतें पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसे बयान देती हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का गंदा जहन है, ये इनका माइंडसेट है, जिसकी वजह से आम आदमी में अब एक रेजेंटमेंट आ रही है। जब देखते हैं ना कि आसिम बाजवा का पोल खुला है, एक एक फौजी के पास अरबों रुपया है। बाजवा का बेटा इन्वेस्टर है अमेरिका में, ओहायो में। आप मुझे बताएं कि 1,92,000 इज द हाईएस्ट पे स्केल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इससे ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं हो सकती। 1,92,000 की हाईएस्ट पे स्केल है। इनके 3-3, 4-4 बच्चे तो यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं। यूरोप में एक बच्चा पढ़ाने का खर्चा 30 से 40 हजार पाउंड साल का है। कोई पूछे तो कहां से आता है ये पैसा इनके पास? पाकिस्तान की आवाम अब एक बात पे एग्रीड है कि चोर तो हैं ये, और अंदर खाने अब वो जो 40 साल से डाला गया था कि ये तुम्हारी इस्लामिक फौज है, ये मुजाहिद हैं, ये तुम्हारे रक्षक, तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, ये सब अब उतर रहा है। अब आवाम देख रही है, जब उनको पीने का पानी नहीं मिलता, उनको गंदम, चीनी, खाने पीने की चीजों के सारे स्कैंडल्स मिलते हैं, शॉर्टेज होती है, जिनको एक एक, मतलब मामूली सी मिसाल ले लें, कुर्बानी। अभी आपको पता है ईद आ रही है, कुर्बानी। एक आम पाकिस्तानी जानवर खरीदने जा रहा है सब्जी मंडी, रेंजर्स को भत्ता दे रहा है। रेंजर्स इज प्रोफेशनल आर्मी है, ये आर्मी का विंग है। रेंजर्स को भत्ता देता है, फी जानवर बंधे हुए हैं बाकायदा। गाड़ी वाला जो जानवर चढ़ाता है वो रेंजर्स को भत्ता देता है। कराची के लिए ऑर्डर निकल गए हैं कि खाल खाली इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल को दी जाएगी। ये लाखों खालें होती हैं, ये अरबों रुपए का बजट होता है खालों का। ये आम आदमी कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारे रिलीजियस फराइज भी अब हम आपके कहने पे अदा करेंगे, क्योंकि कुर्बानी की खाल जो है वो आपने डोनेट करनी होती है, लेकिन इमरान खान को हॉस्पिटल को दो। रेंजर्स भत्ते ले रही है, एक एक चीज रेंजर्स चला रही है। कराची का पानी रेंजर्स बेच रही है टैंकर्स के जरिए, शादी हॉल रेंजर्स चला रही है, सड़कों के ठेके सारे रेंजर्स के पास हैं। तो अब वो रेजेंटमेंट आम आदमी में आ रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी और सिर्फ माल बनाने के लिए और जुल्म करने के लिए, और डरे ये आर्मी उस दिन से जिस दिन आम आदमी इनका घेराव करेगा। आरम भाई, मुझे अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना है। देखें, ये आज जो आपने बातें की हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले इससे बहुत कुछ सीखेंगे और उनके लिए मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ख़ास तौर पर जो कंपैरेटिव स्टडी आपने की है पाकिस्तान और भारत की, और भारतीय कश्मीर जो है उसकी पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर से, तो मैं समझता हूं कि ये जो हम अब आहिस्ता आहिस्ता 5 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस दिन पिछले साल मोदी सरकार ने 370 एब्रोगेट किया था और उसके बाद उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल किया, जिसके बाद वहाँ और मजीद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। तो हम ये दुआ करते हैं कि पीओजेके भी बहुत जल्द जो है वो जम्मू के साथ और गिलगित बल्तिस्तान जो है लद्दाख के साथ मिल जाए और पाकिस्तान की गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर लें।
आखिरी चंद जुमले आप हमारे सामीन के लिए प्लीज, 10 सेकंड है आपके पास। आजादी आजादी सबसे बड़ी नेमत है। मैं भी दुआ करूंगा कि कश्मीरियों को भी आजादी मिले और 220 मिलियन पाकिस्तानियों को भी आजादी मिले, लेकिन उस आजादी के लिए हम किसी और तरफ नहीं देख रहे, हम अल्लाह की तरफ देख रहे हैं और अपने मातर देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान आए और पाकिस्तान की मजलूम कौमों को बचाए, क्योंकि आखिर को ये मदरलैंड है। ये तमाम कल्चर्स का बिगिनिंग पॉइंट इज इंडिया। तो हम अपनी मदरलैंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानियों को बचाएं। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप सबका आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने का